नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोरोना के इस दौर में कई बार लगने लगता है कि जानकारियां, सूचनाएं अब स्थिर हो गई हैं और एक समान हो गई हैं, नयापन नहीं है। एक ही बात से हलचल मचती है जब यह खबर कहीं से आती है कि किसी ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए टीका खोज लिया है या फिर जो मौजूद दवाएं हैं उनकी ऐसी आजमाइश की है जिसके नतीजे सकारात्मक प्रतीत होते हैं, तब खुद चर्चाएं होने लगती हैं। इसीलिए यह समय है नेताओं को कम सुनने का और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को ज्यादा सुनने समझने का है। जब भी ऐसी चर्चा आती है, हलचल होती है। पहले चर्चा हुई कि HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा देने से कोरोना के मरीजों को बचाया जा सकता है। खूब वाहवाही लूटने का प्रयास हुआ, लेकिन अब वो चर्चा पीछे चली गई है। कोई आश्वस्त नहीं है उस दवा के इस्तेमाल को लेकर। फिर चर्चा आई कि प्लाज्मा टेक्निक से, प्लाज्मा के हस्तांतरण से मरीज को बचाया जा सकता है। अब वो चर्चा भी पीछे चली गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैज्ञानिक कम्युनिटी खाली बैठी हुई है। अब एक और नई दवा आई है जो हलचल मचा रही है, रेमडेसिवियर। यह आई नहीं है, पहले से मौजूद थी। इस दवा को जब आजमाया गया है तो देखा गया है कि इससे मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं और उनके मरने की संख्या में कमी आ रही है। और यह प्रयोग जहां से चल रहा है, अमेरिका के वर्जीनिया से, और जिस टीम्स के द्वारा इसे किया जा रहा है उस टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य से हम आपको थोड़ी देर में बात कराने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इस दवा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इसी 1 मई को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने आपात स्थिति में रेमडेसिवियर को मंजूरी दी है। इस दवा का इलाज में इस्तेमाल हो सकता है। FDA की यह मंजूरी सामान्य खबर नहीं है। गिलियड नाम की एक दवा कंपनी ने रेमडेसिवियर को बनाया है। यह एक एंटीवायरल ड्रग है। 2010 में जब इबोला महामारी आई थी तब इस दवा का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो क्या इबोला में फेल हुई दवा कोरोना में कामयाब हो सकती है? शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। यह दवा वायरस को शरीर में जाने के बाद मल्टीप्लाई नहीं होने देती है, यानी एक से अनेक नहीं होने देती है। वह उस खुराक पर ही हमला कर देती है जिसे पाकर वायरस शरीर के भीतर एक से अनेक हो जाता है और घातक हो जाता है। यही नहीं, शरीर के भीतर उसके फैलने की रफ्तार भी कम कर देती है, यानी छुपकर कोरोना पर हमला करती है यह दवा। यह सब शुरुआती प्रयोग में पता चला है। गिलियड कंपनी के CEO ने कहा है कि इस प्रयोग के बाद कंपनी करीब 1.5 लाख ट्रीटमेंट कोर्स का उत्पादन करने जा रही है और इतना उत्पादन जुलाई के अंत तक ही हो सकेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना मुश्किल है। दवा मिल भी जाती है तो सबके लिए मिलने में वक्त लगेगा, क्योंकि कंपनी एक ही है। अभी इस कंपनी के पास जितनी भी रेमडेसिवियर दवा है वो प्रयोग के लिए दान देने जा रही है। यह भी कहा है कि इतनी कीमत होगी कि मरीज को मुश्किल नहीं आएगी। अच्छी बात है। तो सोचिए, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ है कि इस दवा को आगे अगले चरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक के जो प्रयोग हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना से संक्रमित मरीज इस दवा को लेने के बाद 15 दिनों के बजाय 11 दिन में ठीक हो जाता है, दिनों में ठीक हो जाता है, और जो मरने वालों की संख्या है उनमें गिरावट आ जाती है। ये दवा देने से कोरोना के जो मरीज हैं जो नहीं बचाए जा सकते वो सिर्फ 8% से कुछ अधिक हैं। अगर ये दवा उन मरीजों में ना दी जाए जिनकी मौत हो रही है, और जिनकी मौत होती है उनका प्रतिशत 11 है, तो काफी फायदा इससे मिलता दिख रहा है। और अब हम जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने इसके रिसर्च में जो एक लीड भूमिका निभा रहे हैं, उनका परिचय हम आपको देना चाहते हैं। डॉक्टर अरुण सान्याल। आपकी टीम इस वक्त रेमडेसिवियर को लेकर 2 क्लिनिकल ट्रायल पर काम कर रही है। मार्च के तीसरे हफ्ते से काम शुरू हुआ है और शुरुआती दौर में आपकी टीम ने कई जरूरी जानकारियों का पता लगाया है। महामारी के विशेषज्ञ नहीं हैं आप, लेकिन जब चुनौती आई तो बीड़ा उठा लिया कि आप भी कोशिश करेंगे। रेमडेसिवियर बनाने वाली कंपनी गिलियड से संपर्क किया और अपनी यूनिवर्सिटी को कम से कम समय में तैयार कर लिया। डॉक्टर अरुण सान्याल की टीम में अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल स्टाफ है। अमेरिका में जिन चंद संस्थानों में रेमडेसिवियर को लेकर परीक्षण और प्रयोग चल रहे हैं, उसके एक संस्थान के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं आप।
आपने पटना यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है, फिर दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की है और उसके बाद अमेरिका चले गए। तो हम बात करेंगे कि क्या रेमडेसिविर नाम की दवा कोरोना के मरीजों को मरने से बचा लेगी। कोविड-19 से बचने के लिए कौन सी दवा जल्दी बन सकती है, काम आ सकती है, इसे लेकर दुनिया भर में कई तरह के रिसर्च हो रहे हैं। कभी वैक्सीन के ट्रायल की खबर आ जाती है, कभी जो दवा पहले से मौजूद है उसके ट्रायल की खबर आ जाती है। ऐसी ही एक दवा है रेमडेसिविर। इस दवा को लेकर अमेरिका में ही 180 टीमें रिसर्च कर रही हैं। ऐसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीम के सदस्य डॉक्टर अरुण सान्याल से हम बात करने जा रहे हैं, जो वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। अरुण सान्याल साहब इस रिसर्च को एक लीड कर रहे हैं और किस्मत की बात यह है कि थोड़ी थोड़ी हिंदी अभी भी इनकी बची हुई है, जिससे वो हम दर्शकों के सामने अपनी जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर सान्याल पटना यूनिवर्सिटी से के ग्रेजुएट हैं और वहाँ से पढ़े हुए हैं और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपनी थोड़ी तालीम पूरी की है। अब वर्जीनिया में है और बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है इनका। डॉक्टर सान्याल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इबोला के संदर्भ में रेमडेसिविर का नाम आया था, लेकिन वहां भी ये दवा पूरी तरह से सफल नहीं मानी गई थी। क्या आप लोगों को ट्रायल के जरिए ऐसा क्या मिल रहा है, और क्या कई लोग कहते हैं कि ये क्यूरेटिव नहीं है, यानी ये ठीक करने वाला नहीं है। तो मैं कुल मिला के यही जानना चाहता हूं पहले सवाल के रूप में कि इस दवा की हिस्ट्री क्या है और क्यों आप इस दवा पर इतना रिलाई कर रहे हैं कि ये दवा शायद जान बचाने में काम आ जाए। तो पहले तो नमस्कार। ये रेमडेसिविर जो दवाई है, इसको कहते हैं एंटीवायरल। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली एक्ट करता है वायरस पर, जिससे ये वायरस मल्टीप्लाई ना करे, इससे वायरस बढ़ नहीं सकता बॉडी के अंदर। ये जो बीमारी है ना, इबोला और कोविड, इसमें दो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए। पहले तो जो कीटाणु हैं, जो वायरस है, उनका नंबर कम करना है, आइडियली उनको कंप्लीटली ख़त्म कर देना है। दूसरा, जो बॉडी का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन से, वो भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के चक्कर में बॉडी में केमिकल्स रिलीज होती है, जिससे बॉडी को नुकसान हो जाता है। तो वो दूसरा एलिमेंट है जिसे कंट्रोल करना चाहिए। तो रेमडेसिविर जो है उस पर सिर्फ एक पार्ट पे काम करता है ना। इबोला में पहले थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ, पर इबोला क्राइसिस क्विकली ख़त्म हो गया। तो उसके चक्कर में डिटेल्ड रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए। अब कोविड इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट। सो कोविड के चक्कर में अब तो लाखों लोगों को कोविड है। इसमें काफ़ी संख्या में हम लोगों ने स्टडी किया कि ये दवाई काम करता है या नहीं करता है। तो जो रिसर्च हुआ है उसमें पहले चाइना से एक स्टडी आए, उसमें लगा कि शायद काम अच्छा नहीं कर रहा है। पर उस स्टडी में कई मेथोडोलॉजिकल कोई टेक्निकी प्रॉब्लम्स थे, तो उसके चक्कर में उसका फुल इंटरप्रिटेशन अनक्लियर है। तो उसके बाद फिर दो लार्ज स्टडीज हुए यूएस में, एक थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और दूसरा जो कंपनी जो बनाती है दवाई गिलियड, उनके जरिए। तो हम लोगों ने गिलियड के ट्रायल में पेशेंट्स को ये दवाई दी और उसका क्या इफेक्ट हुआ वो हमने मेजर किया। तो रेमडेसिविर ये वायरस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है। वायरस का लोड शायद कम हो जाए, बट ओवरऑल जो पेशेंट को जो नुकसान होता है, जो पेशेंट का क्लिनिकल आउटकम, जिसको हम लोग कहते हैं
clinically meaningful outcome for the patient. That is how a patient feels, functions or survives. उसमें हम लोगों ने कुछ बेनिफिट देखा। तो बेनिफिट क्या है? एक तो है कि जो लोगों को ये दवाई मिली वो अस्पताल से जल्दी निकल सके वापस घर। जिन लोगों को पहले 10 दिन के अंदर, बीमारी शुरू होने के पहले 10 दिन के अंदर दवाई मिली, उन लोगों पे बेटर इफेक्ट रहा। जो लोग ऑलरेडी 2-3 हफ्ते से बीमार हैं, उन लोगों में इफेक्ट थोड़ा सा कम था। और तीसरी बात यह है कि 5 दिन की कोर्स और 10 दिन के कोर्स में कोई खास फर्क नहीं था। तो 5 दिन के दवाई से भी काम बन जाता है। पर तो ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि ये पहला दवाई है जिसमें हम लोग कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस फॉर बेनिफिट इज अवेलेबल। पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसी कोई मैजिक बुलेट नहीं है जिससे पूरा कोविड-19 का प्रॉब्लम इसी दवाई से खत्म हो जाएगा। कोविड में सोचने की ये बात है कि ये जितनी भी दवाई हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये दवाई जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए है, पर एक बैलेंस होता है कि आप की कितनी कैपेसिटी है लोगों को हॉस्पिटल में ले आके उनको दवाई दे के ठीक कर देना, और दूसरी साइड पे इक्वेशन के दूसरे साइड पे ये सोचना है कि कितने लोगों को बीमारी कितनी तेज फैल रही है। अगर बीमारी जिस रेट से फैल रही है वो अगर हॉस्पिटल की कैपेसिटी, मेडिकल कैपेसिटी ऑफ द कंट्री को एक्सीड कर जाए, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। सो हमें दोनों साइड पे अटैक करना है कि बीमारी कैसे ना फैले, और फिर जो लोग फिर भी बीमार हो जाते हैं उनके लिए हॉस्पिटल और दवाई तैयार कर दे। तो हम लोग दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। डॉक्टर सन्याल, हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कामयाबी के ही हिसाब से देखें तो आप किस स्टेज पर हैं और कितने मरीजों को आपने दिया? क्या आप बता सकते हैं कि उसमें से आईसीयू वाले कितने ठीक हो सके रेमडेसिविर को देने से, या फिर जो हेल्दी लोग हैं वही ठीक हुए? एक और सवाल इसमें जुड़ा हुआ है कि बहुत से लोग इस दवा के बगैर भी ठीक हो रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है सर? हाँ, तो ये बीमारी कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बीमारी के 3-4 स्टेज हैं। पहला स्टेज तो ये जो आपको इन्फेक्शन हो गया, तो उस स्टेज में मेजॉरिटी लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उस स्टेज में जोर से जोर आपको थोड़ी सी खांसी, गले में थोड़ा दर्द, नाक बंद हो जाता है, तो वो स्टेज मेजॉरिटी ऑफ लोग ठीक हो जाते हैं ना। उसमें देयर इज अ सबसेट प्रोपोर्शन जो जिनकी बीमारी, जब वो गले की बीमारी जब ठीक होने लगती है 5-6 दिन के बाद, तब सडनली निमोनिया शुरू हो जाता है, तो दोबारा से बुखार आ जाता है, सांस डिफिकल्टी हो जाती है। तो उस टाइम पे सेकंड फेज आ जाता है जो निमोनाइटिस फेज। सो निमोनिया के फेज में बॉडी का जो अपना जो सेल्स है, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की रक्षा करते हैं, बॉडी की रक्षा करते हैं बाहर के कीटाणुओं के अगेंस्ट, वो एक्टिव हो जाते हैं, और उनके केमिकल्स रिलीज होने के कारण और वायरस के कारण दोनों चीज मिलके निमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद जब निमोनिया प्रोड्यूस होता है तो लंग का काम है ऑक्सीजन बॉडी में ले आना। तो बॉडी की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है क्योंकि लंग, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस स्टेज पे भी दैट इज अनदर स्टेज। उसके बाद एक थर्ड स्टेज आता है जहाँ अचानक लंग के अंदर ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं और बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल बहुत खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। दैट इज अ वेरी डेंजरस स्टेज। सो ईच स्टेज पे देयर इज अ चांस फॉर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, बट इट गेट्स लेस एंड लेस जब आप कंटिन्यूअसली हर स्टेज में स्पॉन्टेनियस रिकवरी की उम्मीदें कम होती जाती हैं, और बाय द टाइम आप मशीन वेंटिलेटर पे चले गए, आपके लंग में थ्रोम्बस होने लगता है, उस स्टेज पे
रिकवरी बिकम्स मच स्मॉलर। और उसके साथ तो साथ किस स्टेज पे ये दवा काम आती है ये दवा मेरे ज्यादा? ख्याल से बेस्ट काम आती है जिनको निमोनिया हो गया है, जो अस्पताल में है, ऑक्सीजन उनका चल रहा है, पर बिल्कुल ये लास्ट स्टेज जो जिसमें पूरे लंग में क्लॉट हो गया है, और लंग्स में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, दैट इज टू फार एडवांस्ड। मेरे ख्याल उसके अगले अर्ली स्टेज जिसमें निमोनिया भी है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, दैट इज द स्टेज जहाँ पे हमने देखा कि इसकी सबसे ज्यादा बेनिफिट है। जो अर्ली स्टेज है जहाँ निमोनिया है, थोड़ा सा ऑक्सीजन लग रहा है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट बेनिफिशियल। जिनको जो बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, जहाँ लंग के साथ साथ गुर्दे बंद हो गए, लिवर का फंक्शन बंद हो गया, हार्ट फेल होने लगता है, तो एट दैट स्टेज इट इज नॉट सो इफेक्टिव इन माय ओपिनियन। डॉक्टर सान्याल, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जैसे भारत में बहुत चर्चा हुई, अमेरिका में भी चर्चा हुई HCQ को लेकर, जो भारत कई देशों को दे भी रहा है। इस दवा की कहानी क्या अब खत्म हो गई? मतलब लोगों ने जब शुरू में इसकी बात की थी, इसमें आपको कोई प्रॉमिस नहीं लगा? जो शुरू में आपने वैज्ञानिक अध्ययन किए होंगे कि इस पर रिसर्च को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, क्या आपने रेमडेसिवियर को ही क्यों चुना, इसको क्यों नहीं? रेमडेसिविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम कहते हैं ना, पहले हम ट्रायल करने के पहले पूरा साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो उस चक्कर में रेमडेसिविर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डायरेक्टली एंटीवायरल ड्रग है, तो उसके लिए भी जो बायोलॉजी है वो फिट बेटर करता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आया था, दैट वाज मोर एज ए incidental observation, and then there was lot of excitement कि हाँ चाइना में भी थोड़ा काम किया, तो यहाँ पे भी यूएस में इनिशियली पहले यूएसए में भी लोगों ने बहुत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज किया। उसके बाद यहाँ पे वीए हॉस्पिटल सिस्टम से एक रिपोर्ट आई कि शायद उसका उतना खास इफेक्ट नहीं है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। अभी चल रही है एक क्लिनिकल ट्रायल दूसरे सिस्टम में, वीए मेडिकल सिस्टम में, मेरे नॉट वीए नहीं, एक और एनआईएच के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के का एक ट्रायल चल रहा है, उसको कहते हैं ऑर्किड ट्रायल, दैट इज आल्सो स्टडीइंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसमें इट इज अ रिगरस साइंटिफिक ट्रायल, और वन वे और द अदर आप वी विल गेट द आंसर इन अनदर मंथ और 2, क्योंकि ये कोविड 1-2 दिन में जाने वाला नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया कि we are in for some time with this virus, so we have to systematically find the signs जिससे one by one हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी दवाई काम करती है, उस दवाई के इफेक्ट से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर कौन सी दवाई लगेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वी विल बिल्ड ए फाउंडेशन के ऊपर स्लोली बिल्डिंग ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग रेडी करेंगे बेस्ड ऑन साइंस, क्योंकि पहले राइट जी, आप बात पूरी करें। अब ये कहना चाहता था कि पहले लोगों को बहुत पैनिक हुआ कि अरे बाप रे ये क्या बीमारी आ गई है, तो जो दिमाग में आया लोग मरीजों को दे रहे थे, क्योंकि सारे डॉक्टर की एक ही उम्मीद होती है कि आप मरीज को ठीक कर दें। So आप होप पे, बट होप इज वन थिंग एंड साइंटिफिक एविडेंस इज अनदर थिंग। तो हम लोग अब थोड़ा सेटल हो गए हैं, और अब साइंटिफिकली जो चीज हमें अच्छी तरह से आती है, जनरेशन ऑफ साइंस के बेसिस पे मेडिसिन डेवलपमेंट, वो हम कर रहे हैं। डॉक्टर सान्याल, 180 टीमें हैं अमेरिका में जो रेमडेसिवियर पे रिसर्च कर रही हैं। आपका रिसर्च इस वक्त उनकी तुलना में कितना एडवांस स्टेज पर है, और ये दवा मौजूद है दुनिया में पहले से, तो क्या अगर आप कितने दिनों में अगर आप इसको सर्टिफाई कर सके, प्रमाणित कर सके कि हाँ ये दवा जान बचाने में काम आ सकती है, इन्फेक्शन के फैलने
को रोकने में भले काम ना आए, ये वायरल हो सकता है, आपको होने पे जान बचाने में काम आ सकती है, ये आप मजबूती के साथ कब ऐलान कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो सारी टीमें हैं ना, ये सब अलग अलग से रिसर्च नहीं कर रही है, इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। सो हम लोग एक लार्ज क्लिनिकल ट्रायल जो गिलियड साइंस कर रही है, हम लोग उसके एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। और दूसरा ट्रायल जो हो रहा है वो एनआईएच में हो रहा है। नो, एनआईएच का जो ट्रायल है उसमें कुछ लोगों को प्लेसिबो मिल रहा है। प्लेसिबो का मतलब है कि उसमें कोई दवाई नहीं है। और तो उसमें वो जो ट्रायल है उसका महत्व ये है कि उससे जो एविडेंस निकल रहा है वो दिखा रहा है कि अगर आप पेशेंट को नॉर्मली ट्रीट करें विथ जस्ट सपोर्टिव केयर, आपने पहले भी कहा कि कुछ लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो ये दवाई की क्या जरूरत है। तो वो उसमें देख रहे हैं, वो ट्रायल से एविडेंस आ रहा है कि जिनको रेमडेसिविर मिल रहा है उनमें दे आर सर्वाइविंग बेटर ऑल्सो। सो उसके बेसिस पे यूएसए में जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी एजेंसी है एफडीए, उसने एक्सपेंडेड यूज एक्सेस के लिए अप्रूव कर दिया है रेमडेसिविर। तो अब क्या ये दवा वहाँ के सारे अस्पतालों में मरीजों के अलग अलग स्टेजेस में दी जाने लगी है? और क्या ये बाहर के दूसरे देशों में भी इसे फॉलो किया जाने लगा है, या अभी और इसमें काम बाकी है सर? तो अभी तो ये तो बस कुछ 2-3 दिन पहले की बात है कि एफडीए ने अप्रूव किया है। तो थोड़ा टाइम लगता है कि दवाई की मैन्युफैक्चर बढ़ाई जाए कि सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाए। अभी तो एफडीए का एक प्रोसेस है जिससे जिस मरीज को दवाई देना है उससे अप्रूवल लेना है पहले। सो बिना अप्रूवल के अंधाधुंध कोई दवाई प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता अभी। तो उसका भी एक प्रोसेस और रेगुलेटेड प्रोसेस है। अभी धीरे धीरे अभी एक और स्टडी चल रहा है जिसमें शायद 6,000 लोगों को दवाई दी जा रही है। उसका जो एविडेंस आ जाएगा विद सेफ्टी एंड एफिकेसी, अगर वो कंफर्म कर दे कि ये पहले स्टडीज का जो रिपोर्ट था, उसके बाद मेरे ख्याल से इट विल बिकम इजियर फॉर डॉक्टर्स टू राइट प्रेस्क्रिप्शन। तो ये तो सिर्फ यूएसए की बात हुई। उसके बाद ये दवाई मेरे ख्याल से किस स्पीड से गिलियड मैन्युफैक्चर कर सकता है और अवेलेबल कर सकता है दूसरे देशों के लिए, दैट विल डिटरमिन अवेलेबिलिटी इन दोज कंट्रीज। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत गंभीर मरीज को बचाने के लिए दवा भले काम ना आए, लेकिन ये दवा कई स्टेजेस पे मरीज को बचा ले रही है। इस तरह का अध्ययन को लेकर अब आप श्योर हो सके हैं कि इस दवा से हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं? जी, कुछ स्टेजेस में डेफिनेटली ये दवाई काम करती है और ये इस दवा से जाने भी बच सकती है। पर हर एक आदमी की जान नहीं बच सकती, इसलिए अभी और काम जारी चल रहा है कि दूसरी दवाइयों के साथ भी कि इसके अलावे और क्या दे सकते हैं मरीजों को उनको बेटर करने के लिए। डॉक्टर सान्याल, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। इस दवा को अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अभी मंजूरी दी है। अब आप लोग अगले चरण में हैं जहां 6,000 और मरीजों पे करने के बाद प्रेस्क्रिप्शन देने की स्थिति में आ जाएंगे। और इस स्टेज में आप हमसे एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के लिए आपने ये जानकारी दी है। हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति और प्रार्थना भी करेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी भारत से कि आप अपने रिसर्च में कामयाब हो। थैंक यू, नमस्कार। तो आपने देखा कि हल्ला हंगामा बहस मुबाहिसा देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे भी जिनको जवाब देना चाहिए सीधे सीधे वो तो कैमरे पर आते नहीं, उनके लोग आ जाते हैं जो जवाब दे या नहीं दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एक तरह से जो प्रवक्ता बैठते हैं या विशेषज्ञ वो जवाबदेही के विकल्प में इन बहस वाले कार्यक्रमों में बैठते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस साइंटिस्ट डॉक्टर से, डॉक्टर अरुण सान्याल से आपकी सीधी बात करा दी, जो इस वक्त अमेरिका में चर्चा के केंद्र बने हुए हैं और जिनके एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, आजमाइश का नतीजा यह निकल रहा है कि रेमडेसिविर देने से कोरोना के संक्रमित मरीजों को बचाया जा सकता है। बहुत तरह के कैटेगरी है, उनमें से कई कैटेगरी के मरीजों को बचाया जा सकता है। अब आइए महाराष्ट्र सरकार को आदेश निकालना पड़ा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर हैं वो उनको कोविड-19 की लड़ाई में ड्यूटी देनी पड़ेगी और 15 दिन के लिए तो कम से कम उन्हें अपनी सेवा देनी पड़ेगी। डॉक्टर लोग कहते हैं कि उनके पास पीपीई किट वगैरह नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि महाराष्ट्र को सबसे अधिक पीपीई किट दिए गए। तो पूजा भारद्वाज बता रही हैं कि इस नोटिस का क्या मतलब है। मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हर दिन 400 से 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देखें तो 600 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार में चिंता बढ़ी है और हाल ही में उद्धव ठाकरे की, मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य विभाग के साथ मुलाकात हुई, तमाम अधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि निजी डॉक्टरों पर सख्ती की शायद ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है हेल्थ वर्कर्स की हॉस्पिटलों में, कोविड-19 फैसिलिटीज़ में। और इसको लेकर 4 मई को ये लेटर टाइप हुआ है और 5 मई को देर शाम तक डॉक्टरों को करीब बताया जा रहा है कि 25,000 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया है, एक फॉर्म के अटैचमेंट के साथ, जिसमें उन्हें अपना पूरा नाम लिखना होगा, लाइसेंस पे जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस पे लिखना होगा, साथ ही बताना होगा वो किस फैसिलिटी में काम करना चाहते हैं। उनके पसंद की जगह पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ भी ज्वाइन करें कम से कम उन्हें 15 दिनों तक वहाँ पर काम करना होगा। साथ ही सरकार ने इस नोटिस में उन्हें आश्वासन दिया है, ये कहा है कि आपको जो ज़रूरी सुरक्षा की किट है वो दी जाएंगी, मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि आपातकाल में काम करने के लिए आपको ज़रूरी भुगतान भी किया जाएगा। लेकिन इस नोटिस को पाने के बाद कई ऐसे डॉक्टर्स से जो मैंने बात करने की कोशिश की, सबसे बड़ा डर सुरक्षा को लेकर ही है लोगों में, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल 200 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं हेल्थ वर्कर्स जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। और उनका वही कहना है कि सख्ती दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर सरकार इस तरफ से तैयार रहती और इतनी ज़्यादा तादाद में अगर डॉक्टर्स संक्रमित नहीं होते तो वो खुद वॉलंटरीली आगे आते। हालांकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद है डॉक्टरों की जो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं कोविड फैसिलिटीज़ में, लेकिन अब सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नैतिकता संहिता को भंग करने को लेकर उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स में कोविड-19 फैसिलिटीज़ में ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अब आते हैं बिहार। तालाबंदी के 40 से भी अधिक दिन गुजर जाने के बाद अगर बिहार सरकार को डॉक्टरों के लिए ये आदेश निकालना पड़े कि आपकी छुट्टी रद्द की जाती है, तो हमें फिर से समझना चाहिए 362 डॉक्टर, नर्स और हेल्थ स्टाफ हैं, चिकित्सा पदाधिकारी कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, जो अच्छे खासे वक्त तक अपने अस्पताल में अनुपस्थित पाए गए हैं। अब बताइए, इन सभी के लिए हम फूलों की वर्षा करा रहे हैं और ये ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या डॉक्टर साहब घबरा गए हैं? उन्हें अपने अस्पताल के सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि भाई वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या पता उन्हें हो जाए, बच पाए या नहीं बच पाए, ये सब वजह है? क्या वो ये भी सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही तो है, प्राइवेट क्लिनिक में अपना सब कुछ चल ही रहा है, तो क्यों जान जोखिम में डालें? तो जाते ही नहीं हैं। उन्हें तो कायदे से खुद ही आना चाहिए। लोगों ने ताली बजाई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, और अब क्या कर दिया जाए? अब इसके बाद भी अगर हम आदेश निकालें कि आप आ जाएं और न आने का कारण दें, तो पुष्प वर्षा पे किया गया पैसा जो है वो बेकार जा सकता है। दिल्ली पुलिस के एक जवान अमित राणा का निधन हो गया है। मंगलवार की सुबह उनका निधन हुआ। सोमवार तक अमित राणा के शरीर में किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे। अचानक रात तक उनके सांस में तकलीफ होने लगी और बुखार आया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अमित राणा ले जाए गए और उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद जांच रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें कोविड-19 था। बहुत से उनके साथी इस सवाल को लेकर बेचैन हैं कि क्या कोई लापरवाही हुई, समय पर सतर्कता के साथ नहीं देखा गया। लेकिन यह भी वैज्ञानिक तथ्य है कि कोरोना वायरस कई बार स्वस्थ से लगने वाले मरीजों पर बहुत तेजी से हमला कर देता है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता है।
फिर भी 31 साल के इस नौजवान को खोना दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली के शहरी लोगों के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस के 70 से अधिक कर्मचारी अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे और कहेंगे कि आप काफ़ी एहतियात बरतिए। आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एहतियात बरतिए, ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही ना करें। अमित राणा के परिवार को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। आप प्राइम टाइम देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो बात करेंगे उस कहानी पर जो आपके लिए अब वो कहानी थकने वाली हो सकती है बहुतों के लिए, कि रोज रोज एक ही कहानी क्यों दिखा रहा है मजदूरों के पैदल चलने की। आप मजदूरों से पूछिए ना कि वो रोज रोज पैदल चलने की कहानी क्यों दोहरा रहे हैं। ब्रेक के बाद जिन रास्तों पर कभी किसानों का लॉन्ग मार्च निकला था और गांव-गांव के लोग बाहर आकर किसानों को उन्होंने खाना खिलाया था, उन्हीं रास्तों पर सोहित मिश्र देख रहे हैं समाज और सिस्टम की बेरुखी। बहुत कम जगह पर उन्हें लोग मिले जो किसी को खाना खिला रहे थे। गर्भवती महिलाएं भी इस पैदल चलने वाली टोलियों में शामिल हैं। उनकी भी हालत बुरी है। इस वक्त उनके पास भी खाने के लिए पौष्टिक आहार नहीं है। इसलिए आपको लग सकता है कि रोज रोज हम एक ही कहानी देख रहे हैं, पर मजदूरों से पूछिएगा इस कहानी को देखने के बाद भी कि वो किस तकलीफ में इस कहानी को, पैदल चलने की कहानी को रोज रोज दोहरा रहे हैं। पलायन की ऐसी तस्वीर कि रूह कांप जाए। गर्मी, तपीश, भूख सब एक तरफ। ये खत्म ना होने वाला काफिला है। शुरू तो कहीं मुंबई के आसपास से हुआ है, लेकिन मंजिल सैकड़ों किलोमीटर दूर वो गांव है जिसे ये कभी छोड़ कर आए थे। निकिता को देखेंगे तो शायद कलेजा मुंह को आ जाए। 7 महीने का गर्भ है और 12 घंटे से बस चली जा रही है। घनसोली से निकली है, बुल्ढाना जाना है। बहुत परेशानी हो रही है, पैर भी बहुत दुख रहे, चक्कर भी आ रहे हैं। तो कोई मदद या कुछ नहीं मिल पाया आपको? कुछ भी नहीं मिल पाया। और ये 15 मजदूर मुंबई से निकले हैं, बिहार के दरभंगा जा रहे हैं। हर दिन 100 किलोमीटर पैदल मारेंगे, तब कहीं जाकर 20 दिन में अपने गांव पहुंचेंगे। रास्ते में क्या होगा इसकी फिक्र नहीं है। सुस्त सरकारों से नाराजी है। क्या करेंगे सर, हमारा सरकार अगर गाड़ी नहीं दे रहा है तो हम लोगों को मजबूरन जाना पड़ेगा। अब मान लो सर अभी बारिश आने वाला है, अगर बारिश में बीमारी बढ़ जाएगी, हम लोगों को अभी सरकार नहीं देख रहा है, बाद में किधर देखेगा सर। जब धूप बढ़ती है तो मजदूर कहीं छांव में बैठ जाते हैं। ना ही खाना है और ना ही पानी। कहीं पर कुछ लोग खिचड़ी बांटते दिखे तो मजदूरों ने वहां लाइन लगा दी। किसी को कुछ नहीं मिला तो बिस्कुट खाकर काम चलाया जा रहा है। कुछ व्यवस्था नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। आखिरी बार खाना कब खाया था? कल वही शाम को खाया था खाना, तब से नहीं खाया। कल शाम को कहाँ पे? वो गुरुद्वारा में खाया था, बहुत लंबा है, कसारा के बहुत दूर। अच्छा, हाँ। कसारा के यहाँ पे। तब से आप लोग को खाना नहीं मिला। सरकारें आदेश पर आदेश ला रही हैं और मजदूर सब करता जा रहा है। मजदूरों ने मेडिकल चेकअप भी करवा लिया, लेकिन जब लगा कि कोई कुछ नहीं करने वाला तो उठा अपनी गठरी, निकल पड़े। नासिक में सुबह 3 बजे मेडिकल चेकअप के लिए लाइन लगाने के बावजूद मजदूरों की जांच नहीं की जा रही। बोले कि कराओ, फिर करा के ले गए तो बोलो फेंक दो। पुलिस वाला बोला कराओ इसको, फिर करा के लाया। हम लोग बोले इसको फेंक दे, कचरा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे 4 बजे सुबह में आए हैं। अच्छा, तो हुआ आपका टेस्टिंग? जी नहीं। क्या कहा गया? वो बोला कि लाइन में लगो। लाइन में पहले से, हमसे आने से पहले कतार में यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ था। 4 बजे से पहले ही लाइन थी आप? हाँ जी, हम लोग 4 बजे में आए। 4 बजे से पहले और आदमी आके बैठे थे। हाँ। तो यहाँ से वहाँ तक लाइन में लगा तो उसमें 150 आदमी को अंदर लिया। इसके बाद बोला कि नहीं, 150 के बाद कुछ नहीं होगा। मजदूरों को पहले लगा कि लॉकडाउन खुलेगा, फिर लगा सरकार रोटी तो देगी। ये आस भी थी कि शायद ट्रेन मिल जाए घर जाने के लिए। अब सिर्फ रास्ते में प्यास बुझाने के लिए पानी और 2 निवाले की ख्वाहिश बची है। करीब 43 दिनों तक लॉकडाउन में रहने के बाद इन मजदूरों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से इनके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे में ये मजदूर खुद को ठगा सा महसूस करते हुए दिन रात इस सड़क पर चल रहे हैं। इन मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जिस शहर को बनाया, बसाया,
उस शहर ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। ऐसे में इन मजदूरों के पास अपने गांव वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा भी मौजूद नहीं है। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। हमारी अपील यही है कि रास्ते से गुजरते मजदूरों के लिए संस्थाएं अगर कुछ कर सकती हैं, सरकारें अगर कुछ कर सकती हैं तो करना चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मजदूर हजार हजार किलोमीटर रास्ते पैदल चलकर तय कर रहे हैं। ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है। नमस्कार।